नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने संविधान सभा की बातें शुरू की थी। अगर आपको याद है तो आपने देखी है तो मेरी पिछली कक्षा उसमें हमने संविधान सभा की बातें शुरू की थी। और मैं संविधान सभा का जो टॉपिक था वो आपका लेके आ गया था अंतरिम सरकार तक। दोस्तों, आप याद कीजिए, मैंने आपको सारे प्रश्न करवा दिए थे कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, संविधान सभा की मांग किसने की थी, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी। जैसे मैंने बताया था 389 सदस्य थे। विभाजन के बाद इनकी संख्या 324 हो गई थी। स्वतंत्रता के बाद इनकी संख्या 299 हो गई थी और 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे संविधान पे। महिलाओं की जो संख्या थी वो 15 थी, जिसमें से 14 निर्वाचित और एक मनोनीत थी। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। पहले सेशन में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। इस तरह से मैंने ये सारे प्रश्न आपके करवा दिए थे, आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, आज इसी टॉपिक को मैं आगे लेके चलता हूँ और संविधान सभा से संबंधित जो प्रश्न है आपके वो बनाता हूँ, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, अब आप याद कीजिए, मैंने कहा कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन योजना ने कहा था हमें कि जो संविधान सभा बनेगी वो अंतरिम सरकार भी गठित करेगी। तो जरूर याद रखेंगे, डेट क्या है भारतीय इतिहास की, वो महत्वपूर्ण डेट 2 सितंबर। जो 2 सितंबर 1949 की बात, सॉरी, 2 सितंबर 1946 की बातें हैं। तो भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। किस सरकार का गठन हुआ था? तो जरूर याद रखेंगे, भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। यहां से कई बार हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ये संविधान सभा ही अंतरिम सरकार बनी थी, ये जरूर याद रखेंगे। संविधान सभा ही क्या बनी थी? अंतरिम सरकार। ठीक है, और कहा गया कि संविधान सभा में कुछ सदस्य शामिल हुए थे। जैसे हमारे अध्यक्ष के रूप में कार्य शुरू किया था लॉर्ड वेवल, जो उस समय वायसराय थे। उपाध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे गृह मंत्री बने थे नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारे कृषि व भूमि मंत्री बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से बहुत सारे मंत्री इसमें शामिल हुए। और कहा गया, एक और विशेष डेट आप याद जरूर रखेंगे क्योंकि ये अक्टूबर महीने की है, 26, जरूर याद रखेंगे, 26 अक्टूबर 1946 को ये जो अंतरिम सरकार हुई थी, इसमें 5 व्यक्ति मुस्लिम लीग के भी शामिल किए गए थे। ये जरूर याद रखेंगे, कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति मुस्लिम लीग के भी शामिल किए गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न हमारे एग्जाम में बन जाता है, तो जरूर याद रखेंगे। जैसे जैसे एक प्रश्न बनता है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन बने थे? वित्त मंत्री हकीकत में बने थे जॉन मथाई। कौन बने थे? जॉन मथाई बने थे। ये जरूर याद रखेंगे। मगर जब मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हो गए तो ये वित्त मंत्रालय जो दिया गया था वो किसे दिया गया था? तो जरूर याद रखेंगे, ये दिया गया था किसे? लियाकत अली खान को। किसे दिया गया था भाई? एक मिनट, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। किसे दिया गया था? तो जरूर याद रखेंगे, लियाकत लियाकत अली खान को ये मंत्रालय दिया गया था। आगे चलकर ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो सरकार गठित हुई थी, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। कब प्राप्त हुई थी स्वतंत्रता? तो जरूर याद रखेंगे, 15 अगस्त 1947 को जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को सरकार का गठन हुआ था। ये जरूर याद रखेंगे, कब? 15 अगस्त 1947 को। तो कई बार इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। कुछ विशेष व्यक्ति और उन विशेष व्यक्तियों की बातें मैं करूंगा। जैसे स्वतंत्रता के बाद जो संविधान सभा बनी, उसमें जो पहले प्रधानमंत्री बने थे, ये जरूर याद रखेंगे। पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य शुरू किया था किसने? तो जरूर याद रखेंगे, पंडित
जवाहरलाल नेहरू। कौन बने पहले प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा बड़ा प्रश्न, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री जो बने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी प्रश्न बन जाता है। उप प्रधानमंत्री बने, या फिर हम कह सकते हैं गृह मंत्री जो बने थे। गृह मंत्री जो बने थे वो कौन बने थे? तो जरूर याद रखेंगे, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बने थे? हमारे गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने थे, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो वित्त मंत्री के रूप में कार्य शुरू किया था, वित्त मंत्री बने थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि दो व्यक्ति इसमें चेंज हो चुके हैं। तो वित्त मंत्री कौन बने थे? तो आर के षणमुख सेठी। षणमुख सेठी, आर के षणमुख सेठी क्या बने थे? वित्त मंत्री बने थे, ये भी आपको जरूर याद रखना है। इसी तरह से जो कानून मंत्री बने थे, जरूर याद रखेंगे, विधि मंत्री। कौन से मंत्री? कानून मंत्री बोलते हम विधि मंत्री। विधि मंत्री, विधि मंत्री, जो विधि मंत्री बने थे मेरे दोस्तों, वो बने थे बाबा साहेब अंबेडकर। BR अंबेडकर क्या बने थे? विधि मंत्री बने थे, ये जरूर याद रखेंगे। बाबा साहेब अंबेडकर क्या बने थे? विधि मंत्री बने थे, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ से प्रश्न बन जाए तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। बाबा साहेब अंबेडकर जो भारतीय संविधान के पिता थे, निर्माता थे, जनक थे, इनसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और वो सारे प्रश्न हम बनाएंगे। ठीक है, और जो रक्षा मंत्री, वेरी इंपॉर्टेंट, जो रक्षा मंत्री बने थे वो याद रखेंगे, वो बने थे कौन? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह क्या बने थे? रक्षा मंत्री बने थे मेरे दोस्तों। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन बने थे? तो कौन बने थे? बलदेव सिंह। ठीक है, और रेल मंत्री का प्रश्न बन जाए तो जरूर याद रखेंगे, रेल मंत्री जो बने थे वो कौन बने थे? तो जरूर याद रखेंगे, जॉन मथाई। जॉन मथाई क्या बने थे? रेल मंत्री बने थे। ये वही जॉन मथाई है जो अंतरिम सरकार में कुछ समय वित्त मंत्री रहे थे, और फिर इनका मंत्रालय किसने ले लिया था? तो लियाकत अली खान ने ले लिया था। मगर विभाजन के बाद लियाकत अली खान कहाँ पे चले गए थे? आप सभी जानते हो कि वो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बन गए थे। श्रम मंत्री, श्रम मंत्री की बात करें तो एक विशेष पर्सनैलिटी, श्रम मंत्री के रूप में कार्य शुरू किया था किसने? बाबू जगजीवन राम ने। बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम ने श्रम मंत्री के रूप में कार्य शुरू किया था। और आप याद रखेंगे, शिक्षा मंत्री की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य शुरू किया था अबुल कलाम आजाद ने। अबुल कलाम आजाद ने शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य शुरू किया था मेरे दोस्तों। इस तरह से ये कुछ विशेष व्यक्ति मैंने बताए हैं जो स्वतंत्रता के बाद क्या बने? संविधान सभा मंत्री परिषद के सदस्य बने। ये संविधान सभा के सदस्य थे भी और मंत्री परिषद के भी सदस्य थे। तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1947 को। 5 मुस्लिम लीग के सदस्य कब शामिल हुए? 26 अक्टूबर 1946 को। और स्वतंत्रता के बाद जो अपनी मंत्री परिषद बनी थी उसमें कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति मैंने लिखे हैं, चलो छोड़ दीजिए। आइए अब हमारा टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों, संविधान सभा। आप सभी जानते हो कि संविधान सभा में 389 सदस्य थे, और एग्जामिनर काफी बार पूछता है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो जरूर याद रखेंगे, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों। कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जरूर याद रखेंगे, आपका संसद भवन दिल्ली में। कहाँ पे? तो जरूर याद रखेंगे, संसद भवन दिल्ली में पहली बैठक हुई थी। और इस दिन जो बैठक हुई थी तो वार क्या वार था? तो जरूर याद रखेंगे, सोमवार था उस दिन, और बैठक का टाइम था 11 AM।
ये जरूर याद रखेंगे। संसद भवन दिल्ली में, और तिथि क्या थी, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये जरूर याद रखेंगे। इस बैठक के बारे में कहा गया कि इस बैठक में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था, तो व्यक्तियों की जो संख्या थी वो संख्या थी मेरे दोस्तों 207। ऑलरेडी मैंने पिछली कक्षा में करवा दिया आपको। व्यक्ति कितने थे, 207 व्यक्ति थी। इसमें महिलाएं कितनी थी, 10 थी। ठीक है। अब कौन से व्यक्ति शामिल नहीं हुए, तो शामिल नहीं हुए थे कौन, एक तो मुस्लिम लीग के जो बंदे थे वो शामिल नहीं हुए। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, और एक जो मनोनीत सदस्य थे वो शामिल नहीं हुए थे। इसीलिए तो हमारे गुरुजी एक परिभाषा बताते हैं हमें, बेहद महत्वपूर्ण परिभाषा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने पहली बैठक के विषय में क्या कहा है कि ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हनी गायब है। ये गुरुजी ने बताया हमें। ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि पहली बैठक के विषय में क्या कहा था ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने, ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हनी गायब है। क्यों? क्योंकि विपक्ष नहीं है, और विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता पक्ष चाहे कुछ भी बनाए वो तो कोई महत्व ही नहीं रखता। तो विपक्ष होना बहुत जरूरी होता है किसी भी सरकार के लिए, ये जरूर याद रखेंगे। तो 207 व्यक्ति शामिल हुए थे पहली बैठक में, और 207 व्यक्तियों की अगर मैं बात करूं तो आप याद कीजिए, ग्रेट पर्सनैलिटी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, जरूर याद रखूंगा 2 व्यक्तियों की। नेक्स्ट नंबर 1 डॉक्टर सच्चिदानंद, एक मिनट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में कहते हैं, विशेष प्रश्न हमारा बन जाता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो इन 207 व्यक्तियों में सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे। इसीलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था, संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। ये जरूर याद रखेंगे आप। दूसरा जो बड़ा नाम है वो नाम मैं आपको बता रहा हूं, फ्रैंक मोरिस, या फ्रैंक एंथोनी बोलेंगे, एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी। दोस्तों ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और ये फ्रैंक एंथोनी थे। फ्रैंक एंथोनी ये आंग्ल भारतीय है, आंग्ल भारतीय, ये आंग्ल भारतीय है। ठीक है। तो ये पहली बैठक में ये जो बने थे जरूर याद रखेंगे, ये अस्थाई अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे, अस्थाई अध्यक्ष। और ये जो बने थे ये क्या बने थे, अस्थाई उपाध्यक्ष बने थे। क्या बने थे, अस्थाई उपाध्यक्ष। ये संविधान सभा की पहली बैठक की कहानी मैं बता रहा हूं आपको, जो आपको याद रखनी है कि सच्चिदानंद सिन्हा क्या बने, अस्थाई अध्यक्ष बने, और फ्रैंक एंथोनी क्या बने, संविधान सभा के अस्थाई उपाध्यक्ष बने थे मेरे दोस्तों। ये जरूर याद रखेंगे। संविधान सभा का प्रथम वक्ता याद रखेंगे। प्रथम वक्ता कौन था, प्रथम वक्ता, अगले पेज पे चलता हूं मैं ये टॉपिक लेके, अच्छा टॉपिक है ये। प्रथम वक्ता ये जरूर याद रखेंगे, जो संविधान का प्रथम वक्ता था, प्रथम वक्ता, संविधान का प्रथम वक्ता, जो वक्ता था मेरे दोस्तों वो थे जेबी कृपलानी। कौन थे, जेबी कृपलानी। ये जरूर याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम लिख रहा हूं मैं, जेबी कृपलानी। एक मिनट, ये थोड़ा सा मार्कर नहीं चला मेरा। नेक्स्ट, जेबी कृपलानी, ये संविधान सभा के प्रथम वक्ता थे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट, ये जरूर याद रखेंगे। अब कुछ विशेष तथ्य लेके आया हूं मैं, थोड़े से ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष क्यों बने, हम पढ़ते आ रहे हैं कि वो अध्यक्ष बने, इन 207 व्यक्तियों में सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे। थोड़ी दिन पहले एक पेपर में प्रश्न आया दोस्तों, प्रश्न क्या था, थोड़ा सा देखिए कि सच्चिदानंद सिन्हा को हमने अध्यक्ष बनाया किस पद्धति पे, फ्रांस की पद्धति पे, या यूएसए की पद्धति पे,
या फिर ऑस्ट्रेलिया की पद्धति पे बनाया था या ब्रिटेन की पद्धति पर बनाया था? जो बच्चे मेरे को देख रहे हैं वो सभी इसका आंसर सोच लीजिए। सच्चिदानंद सिन्हा, ये आया हुआ प्रश्न करवा रहा हूं मैं आपको। सच्चिदानंद सिन्हा किस बेस पे संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे? क्या फ्रेंच पद्धति पे बने थे, या यूएसए की पद्धति पर बने थे, या ऑस्ट्रेलिया की पद्धति पर बने थे, या ब्रिटेन की पद्धति पर बने थे? तो जरूर याद रखेंगे ये फ्रेंच पद्धति पर बने थे, क्योंकि फ्रांस में क्या नियम है, सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अब तक आप पढ़ते आ रहे थे सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति था इसलिए वो अध्यक्ष बना था, पर आप जरूर याद रखेंगे किस पद्धति पर ये संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे? फ्रेंच पद्धति पर। ये जरूर याद रखेंगे। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में कितने व्यक्ति थे? 207 व्यक्ति थे। पहले सेशन में कितने व्यक्ति थे? जो ये पहला सेशन था ये 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक चला था, और पहले सेशन में जो व्यक्तियों की संख्या थी वो थी 211। बैठक पहला दिन और सेशन लगभग तो 14 दिन का सेशन था, उसमें 211 व्यक्ति थे। कौन से सदस्य पहली बैठक में शामिल नहीं हुए थे? मुस्लिम लीग के सदस्य और मनोनीत सदस्य शामिल नहीं हुए थे। ये जरूर याद रखेंगे। संविधान सभा का अस्थायी उपाध्यक्ष कौन बना था? फ्रैंक एंथोनी, जो आंग्ल भारतीय था, और आगे चलकर ये आंग्ल भारतीय के रूप में काफी बार हमारी लोकसभा में मनोनीत हुआ है दोस्तों। ये जरूर याद रखेंगे। अब मैंने बताया संविधान का प्रथम वक्ता कौन था? जेबी कृपलानी। क्यों? क्योंकि वो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? तो जरूर याद रखेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब सभी बच्चे जो मेरे को देख रहे हैं एक छोटा सा प्रश्न बता दीजिए, जब भारत को स्वतंत्रता मिली, जब भारत स्वतंत्र हुआ, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ कब? 15 अगस्त 1947 को। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था मेरे दोस्तों? बता दीजिए। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन कर रहे थे? नेक्स्ट, आपने आंसर सोच लिया होगा। उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जरूर याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जेबी कृपलानी ने जब संविधान सभा का वाक्य शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने प्रसन्नदेव रैकुट को 2 मिनट का मौन दिया था। ये जरूर याद रखेंगे। प्रसन्नदेव रैकुट की विशेषता क्या बताई थी मैंने? संविधान सभा का वो सदस्य जिसने संविधान सभा की किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया मेरे दोस्तों। ये जरूर याद रखेंगे। प्रथम बैठक से लेकर ये मैं कुछ प्रश्न आपके लिए लेके आया जो हमारे एग्जाम में बनते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, अब बहुत सारे बच्चों को ये विवाद है कि सर 10 दिसंबर को बैठक हुई थी कि नहीं हुई थी? तो जरूर याद रखेंगे 10 दिसंबर को बार मंगलवार था। कौन सा वार था? ये जरूर याद रखेंगे, मंगलवार। और इस दिन बैठक हुई थी। बैठक न होने का तो कोई कारण ही उत्पन्न नहीं है मेरे दोस्तों। ये जरूर याद रखेंगे, बैठक न होने का तो कोई कारण ही उत्पन्न नहीं है। मंगल वार बैठक न होने का तो कोई कारण ही नहीं है। और 10 दिसंबर को कौन सा कार्य हुआ? तो जरूर याद रखेंगे सबसे बड़ा कार्य तो ये हुआ था कि हम स्थायी अध्यक्ष किसे बनाएंगे, क्योंकि ये तो अस्थायी अध्यक्ष थे। और एक कार्य क्या हुआ? नियमन समिति का गठन किया गया। स्थायी अध्यक्ष के बारे में विचार किया गया। स्थायी अध्यक्ष के बारे में विचार किया गया। संविधान सभा ने विचार किया। संविधान सभा ने विचार किया भाई हमारा स्थायी अध्यक्ष कौन होगा। और दूसरा कार्य क्या हुआ था 10 तारीख को? जरूर याद रखेंगे, नियमन समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति का गठन किया गया? नियमन समिति। इस नियमन समिति में शामिल होने वाली एकमात्र महिला कौन थी? तो दुर्गाबाई देशमुख। ये जरूर याद रखेंगे, दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख। यानी 10 तारीख को दोस्तों बैठक हुई थी। ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि जो हमारे राइटर है वो सीधे 11 तारीख लिख देते हैं। तो 11 तारीख का महत्व है, इसलिए वो 11 तारीख लिख देते हैं दोस्तों। 11 तारीख का महत्व है क्योंकि 11 दिसंबर, जरूर याद रखेंगे, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई है, इस बैठक में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, स्थायी अध्यक्ष। और जो स्थायी
अध्यक्ष आप बना रहे हो वो बना रहे हो अंतरिम सरकार के कृषि व भूमि मंत्री को। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया? बिहार के जो गांधी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें हम देश रत्न कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं? देश रत्न। कहां से संबंध रखते हैं डॉक्टर साहब? बिहार से संबंध रखते हैं, इसीलिए बिहार का गांधी कहते हैं। और जरूर याद रखेंगे अंतरिम अंतरिम सरकार में इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया था? तो जरूर याद रखेंगे अंतरिम सरकार में ये थे कृषि कृषि और भूमि मंत्री। कृषि व भूमि मंत्रालय इसे दिया गया था अंतरिम सरकार में, ये जरूर याद रखेंगे। ग्रेट पर्सनैलिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे 11 तारीख को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। जो उस समय भारत था मेरे दोस्तों, वो 2 प्रकार का भारत था, ये जरूर याद रखेंगे। कुछ भारत तो वो था जो ब्रिटिश प्रांतों के में बटा हुआ था। किस में बटा हुआ था? ब्रिटिश प्रांत, यानी ब्रिटेन के स्टेट में बटा हुआ था, प्रांतों में। और कुछ भारत वो था जो देशी रियासतों में बटा हुआ था, देशी रियासतों में बटा हुआ था। ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। तो इसीलिए संविधान सभा ने अपने 2 उपाध्यक्ष बनाए थे, जो स्थायी उपाध्यक्ष थे। स्थायी उपाध्यक्ष कितने बनाए हैं? संविधान सभा ने अपने 2 स्थायी उपाध्यक्ष बनाए हैं। तो जरूर याद रखेंगे ये दोनों स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले स्थायी उपाध्यक्ष का नाम था H.C. मुखर्जी, ये जरूर याद रखेंगे। जो H.C. मुखर्जी जो H.C. मुखर्जी है, ये कहां से संबंध रखते हैं? ये बंगाल से संबंध रखते हैं। और किस भारत का नेतृत्व करते हैं? तो जरूर याद रखेंगे ये ब्रिटिश भारत का नेतृत्व करते हैं मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। देशी भारत का ना ही तो कोई अध्यक्ष बना ना ही उपाध्यक्ष बना, ये झगड़ा चलता रहा। और आगे चलकर 16 जुलाई की डेट याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तारीख क्या है? 16 जुलाई 1948, 48, 16 जुलाई 1948 को संविधान सभा ने अपना दूसरा उपाध्यक्ष बनाया था। नेक्स्ट किसे? वी.टी. कृष्णामचारी। वी.टी. कृष्णामचारी कौन बने थे? वी.टी. कृष्णामचारी। ये जो वी.टी. कृष्णामचारी है, ये राजस्थान से आए थे। और इन्होंने किस भारत का नेतृत्व किया था? इन्होंने मेरे दोस्तों देशी भारत का नेतृत्व किया था, ये जरूर याद रखेंगे आप। मैं बात कर रहा हूं 11 दिसंबर, डेट क्या है? 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के गांधी कहलाते हैं, बिहार से संबंध रखते हैं। और ये अंतरिम सरकार के कृषि मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? कृषि मंत्री थे। और जो स्थायी उपाध्यक्ष बने, तो जरूर याद रखेंगे, एक तो बने थे H.C. मुखर्जी, ये बंगाल से ब्रिटिश भारत का नेतृत्व किया था। वी.टी. कृष्णामचारी कब बने हैं? डेट क्या है? वी.टी. कृष्णामचारी कब बने? 16 जुलाई 1948 को। और इन्होंने किस भारत का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने नेतृत्व किया था मेरे दोस्तों देशी भारत का। मगर मैं बता रहा हूं इतिहास का सबसे बड़ा प्रश्न जो आप सभी सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे, 11 दिसंबर को ही संविधान का संवैधानिक सलाहकार, संविधान का संवैधानिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो संविधान का संवैधानिक सलाहकार बना। और इस ग्रेट पर्सनैलिटी का नाम था सर बेनिगल नरसिम्हा राव, जिन्हें हम प्यार से क्या बोलते हैं? सर B.N. राव। ये जरूर याद रखेंगे, सर B.N. राव। B.N. राव जो थे वो संविधान के संवैधानिक सलाहकार बने थे मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। 2-3 प्रश्न लेके आऊंगा मैं बड़े बड़े। जैसे सबसे पहले मैं एक नाम लिखता हूं, सर B.N. राव। पहला नाम मैंने लिखा सर B.N. राव, 1952 से 1953। दूसरा जो नाम मैंने लिखा है वो लिखा है डॉक्टर
डॉक्टर नागेंद्र, जो डॉक्टर नागेंद्र है, नेक्स्ट ये जरूर याद रखेंगे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह 1977 से लेकर 1988, ये जरूर याद रखेंगे। तीसरा जो नाम मैं लिख रहा हूं अति महत्वपूर्ण नाम है, वो भी आप याद रखेंगे, आर एस पाठक। आप समझ गए होंगे मैं किन क्वेश्चनों की ओर ले जा रहा हूं आपको। आर एस पाठक, जो आर एस पाठक है उनका भी कार्यकाल देख लेते हैं, 1989 से लेकर 1991। और चौथा जो नाम है आप सारे परिचित हो, नेक्स्ट दलबीर सिंह भंडारी। क्या नाम लिख रहा हूं मैं? दलबीर सिंह भंडारी। ये जो दलबीर सिंह भंडारी है मेरे दोस्तों, याद रखेंगे दलबीर सिंह भंडारी जी, ये 2012 से अब तक तो ग्रेट पर्सनैलिटी सर बी एन राव के बारे में कहा गया, तो जरूर याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था इन्होंने, और ये पहले व्यक्ति थे जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे थे, सर बी एन राव, ये जरूर याद रखेंगे। और कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ये जरूर याद रखेंगे। जैसे हम कहते हैं ना डॉक्टर नागेंद्र, जो डॉक्टर नागेंद्र है उनकी भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर नागेंद्र के बारे में तो कहते हैं कि 1985 से लेकर 1988 ये मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। तो ग्रेट पर्सनैलिटी सर बी एन राव को संविधान का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। एक और बड़ा प्रश्न अगर मैं बताऊं तो इस व्यक्ति का संविधान सभा के लिए चुनाव ही नहीं किया गया था। इन्होंने जो अपनी सेवाएं दी थी वो एकदम फ्री सेवाएं दी थी दोस्तों। ये वो महान व्यक्ति थे जो जिन्हें 60 देशों का संविधान कंठस्थ था दोस्तों। इन्होंने हमारे भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। भारतीय संविधान का नेक्स्ट प्रारूप तैयार किया था, ये जरूर याद रखेंगे। और इन्होंने ही आगे चलकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा पर्सन वर्मा, जिनको आजकल बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, म्यांमार के संविधान का प्रारूप भी तैयार इस ग्रेट पर्सनैलिटी ने किया, जिन्हें हम प्यार से क्या कहते हैं, सर बेनिगल नरसिम्हा राव। ये वो सर बेनिगल नरसिम्हा राव थे जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश बने थे। अब तक भारत के 4 न्यायाधीश बने हैं, सर बी एन राव, डॉक्टर नागेंद्र, आर एस पाठक, दलवीर सिंह भंडारी, जिसमें से डॉक्टर नागेंद्र है वो मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। और 2 न्यायाधीश ऐसे हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। हेग नीदरलैंड में है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, आप सारे जानते हो। और सर बी एन राव, जिन्हें 60 देशों का संविधान कंठस्थ था, इन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था, ये जरूर याद रख। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहेब अंबेडकर, उनकी अलग बात करेंगे। इन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया, और भारतीय नहीं, इन्होंने वर्मा के संविधान यानी म्यांमार के संविधान का भी प्रारूप तैयार किया था मेरे दोस्तों। 13 दिसंबर की जो डेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतिहास में हम याद रखेंगे, जरूर याद रखेंगे, 13 दिसंबर। और मैं प्रश्न करवाऊंगा कम से कम भी 10%। 13 दिसंबर 1946 को कौन सी समिति का गठन हुआ? तो जरूर याद रखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव समिति। कौन सी समिति? ये जरूर याद रखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव समिति। और उद्देश्य प्रस्ताव समिति ने क्या तैयार की? भारतीय संविधान की उद्देशिका तैयार की। उद्देशिका जिसे आज आप क्या कहते हो? प्रियम्बल, प्रस्तावना, संविधान की आत्मा कहते हो। आज आप उसे क्या कहते हो? प्रियम्बल, प्रस्तावना और संविधान की
आत्मा कहते हो। तो जरूर याद रखेंगे, हम सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की, आत्मा की बात करें। उद्देश्य प्रस्ताव समिति की स्थापना की गई और जैसे उद्देश्य प्रस्ताव समिति की स्थापना हुई तो बाबा साहेब अंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण बात की। क्या बात की? कि तुम्हारे सामने विपक्ष है क्या? बोला जी विपक्ष तो नहीं है, तो किसके सामने आप उद्देश्य रख रहे हो? तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव समिति ने, उद्देश्य प्रस्ताव समिति ने नेक्स्ट उद्देश्य कब रखा था संविधान सभा के सामने? तो जरूर याद रखेंगे, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव समिति ने, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव समिति ने, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव समिति ने उद्देश्य रखा। कब रखा था उद्देश्य? उद्देश्य रखा था मेरे दोस्तों कब? 22 जनवरी 1947 को। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तीसरा प्रश्न फिर लिखवा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, संविधान सभा ने ये उद्देश्य कब स्वीकार किया था? तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, 17 अक्टूबर 1949 को, 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा ने उद्देश्य को स्वीकार किया था। ये जरूर याद रखेंगे, स्वीकार किया था। और जो ये उद्देश्य स्वीकार किया गया मेरे दोस्तों, ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो उद्देश्य प्रस्ताव समिति ने उद्देश्य तैयार किया था वो लागू हुआ था। तो जरूर याद रखेंगे, 4 डेट बता दी मैंने अलग अलग, और ये प्रश्न बनते हैं अलग अलग भाई, ठीक है, ये जरूर याद रखें। उद्देश्य प्रस्ताव समिति का गठन कब हुआ है? 13 दिसंबर 1946 को। इसने संविधान सभा के सामने उद्देश्य कब रखा है? क्योंकि उस समय तो पंडित बाबा साहेब अम्बेडकर ने रखने नहीं दिया गया। उन्होंने क्या कहा? तुम्हारे सामने विपक्ष ही नहीं है, तुम किसके लिए उद्देश्य रख रहे हो? तो इसीलिए इस समिति ने अपना उद्देश्य रखा कब? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने इस उद्देश्य को कब स्वीकार किया? 17 अक्टूबर 1949 को। और जो ये उद्देश्य स्वीकार किया गया, ये जो उद्देशिका लागू की गई, ये लागू कब हुई? तो जरूर याद रखेंगे, उद्देशिका लागू हुई। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उद्देशिका लागू कब हुई? तो लागू हुई थी 26 जनवरी 1950 को। ये जरूर याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जामिनर प्रश्न इसको बनाता है। अब दो विशेष प्रश्न लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट, एक तो है 1960 का एक विवाद जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट बेरुवारी बाद बनाम, एक मिनट, बेरुवारी बाद बनाम भारत संघ, ये एक झगड़ा, ठीक है। और एक है भारतीय इतिहास का अब तक का सबसे प्रसिद्ध झगड़ा, केशवानंद भारती। ये जरूर याद रखेंगे, केशवानंद भारती बाद बनाम केरल राज्य। ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेरुवारी बाद, अब ये बेरुवारी एक जगह है जो पाकिस्तान में है। केशवानंद भारती केरल के एक मठाधीश है। ये जरूर याद रखेंगे, दो झगड़े। तो बेरुवारी बाद के बाद कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये जरूर याद रखेंगे, क्या कहा गया? कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। मगर केशवानंद भारती बाद के बाद क्या कहा गया? नेक्स्ट, जरूर याद रखेंगे, प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना जो है वो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, क्या लिखा? कि संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। ये जरूर याद रखेंगे। और क्या लिखा? कि संसद प्रस्तावना में संशोधन भी कर सकती है। प्रस्तावना में संशोधन भी कर सकती है। क्या कर सकती है? संशोधन भी कर सकती है। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए
भारतीय इतिहास का, जिसे हम मिनी संविधान बोलते हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और हमने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े। कितने शब्द जोड़े? 3 शब्द जोड़े। ये जरूर याद रखेंगे। कौन कौन से? नंबर 1 समाजवाद या समाजवादी, ये जरूर याद रखेंगे। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ये जरूर याद रखेंगे। और अखंडता, ये 3 शब्द हमने जोड़े। अखंडता, 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े थे, ये जरूर याद रखेंगे। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और एक प्रश्न हमारे एग्जाम में आता है कि 42वां संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड पे रहेंगे। 42वां संविधान संशोधन मेरे दोस्तों नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, लागू कब हुआ? तो जरूर याद रखेंगे, लागू हुआ था मेरे दोस्तों 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। ये जरूर याद रखेंगे। कब लागू हुआ था? 3 जनवरी 1977 को। यानी जो हमारी उद्देशिका तैयार की गई, प्रस्तावना तैयार की गई, वो लागू हुई थी 26 जनवरी 1950 को। मगर बेरुवारी बाद के बाद नेक्स्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट ने या हमारी नेक्स्ट जो भी न्यायपालिका है उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। मगर केशवानंद भारती बाद के बाद कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है मेरे दोस्तों। और नेक्स्ट इसमें संसद संशोधन भी कर सकती है, इसीलिए इंदिरा गांधी सरकार ने एक मिनी संविधान हुआ था। इस मिनी संविधान के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े थे। कितने शब्द जोड़े थे? 3 शब्द जोड़े थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये जरूर याद रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नेक्स्ट ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। और 42वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ है? तो याद रखेंगे, लागू हुआ है 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ मेरे दोस्तों। ये जरूर याद रखेंगे अगर यहां से प्रश्न पूछ जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में कहा जाता है, जो ये प्रस्तावना का सब्जेक्ट है हमने किस देश से लिया है? तो जरूर याद रखेंगे, प्रस्तावना ली गई है कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रस्तावना का प्रथम वाक्य है, प्रस्तावना का प्रथम वाक्य, जो प्रथम वाक्य है, क्या है प्रथम वाक्य? हम भारत के लोग, हम नेक्स्ट याद रखेंगे, भारत के लोग, हम सारे के सारे लोग हैं, हम भारत के लोग। जो ये प्रथम वाक्य है, जो ये लोग की परिभाषा है, ये हमने कहां से ली है? यूएसए से ली है मेरे दोस्तों। ये जरूर याद रखेंगे। प्रस्तावना का प्रथम वाक्य हम भारत के लोग कहां से लिया है? यूएसए से। जब हम प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं तो प्रस्तावना में हमें लोग का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? व्यक्ति का वर्णन मिलता है। और किसका वर्णन मिलता है? नागरिक का वर्णन भी किया जाता है। ये जरूर याद रखेंगे, लोग, व्यक्ति और नागरिक, यानी पीपल, पर्सन और सिटीजन, तीनों शब्दों का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है। ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रस्तावना में 2 बार, कितनी बार? 2 बार मेरे दोस्तों भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। 2 बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, तो प्रस्तावना में हमें पीपल, सिटीजन और पर्सन तीनों शब्द मिलते हैं, मगर जनता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है प्रस्तावना में। ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, कुछ विशेष क्रम से कुछ शब्द हैं जो आपको सजाने हैं 1 2 3 4 में। नंबर 1, प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। या फिर ये शब्द आप याद रख लेंगे, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, ये शब्द आप याद रखेंगे, प्रभुत्व संपन्न, पहला नाम याद रख लेंगे, प्रभुत्व संपन्न, ये जरूर याद रखेंगे। दूसरा जो नाम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? समाजवाद। और तीसरा नाम क्या लिखेंगे? ये जरूर याद रखेंगे, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक और पांचवा गणराज्य। ये पांचों शब्द आपको क्रम से याद होने चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं। अगर एग्जामिनर ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं, आप जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बताऊं, स्वतंत्रता प्रस्तावना
में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है मेरे दोस्तों प्रस्तावना में। आप याद रखेंगे, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ये जरूर याद रखेंगे। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी 5? तो नंबर 1 याद रखेंगे, नेक्स्ट, विचार। नंबर 2 याद रखेंगे, कौन सी? अभिव्यक्ति। नंबर 2 कौन सी स्वतंत्रता याद रखेंगे? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 3 स्वतंत्रता जो याद रखेंगे वो कौन सी होगी आपकी? विश्वास। विश्वास, धर्म, उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, ये जरूर याद रखेंगे आप। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? विचार की स्वतंत्रता है, फिर उसके बाद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फिर उसके बाद में विश्वास की स्वतंत्रता है, फिर उसके बाद में धर्म की स्वतंत्रता है और फिर उसके बाद में उपासना की स्वतंत्रता है। मेरे दोस्तों, जो ये धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख हमने लिया है, ये लिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 में भी, 25 में भी ये उल्लेख है। ये जरूर याद रखेंगे। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो उल्लेख हमें मिलता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भी हमें मिलती है। ये जरूर याद रखेंगे। प्रस्तावना में जरूर याद रखेंगे, न्याय। न्याय कितने प्रकार का उल्लेखित है? तो जरूर याद रखेंगे, 3 प्रकार के न्याय का वर्णन मिलता है। कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। कौन सा? नंबर 1 सामाजिक, नंबर 2 आर्थिक और नंबर 3 नैतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। दोस्तों, आप याद कीजिए, ये तीनों प्रकार का न्याय आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित मिलता है? आप मेरे को कहेंगे सर ये अनुच्छेद 38 में है। तो जरूर याद रखेंगे, कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है? तो जरूर याद रखेंगे, 2 प्रकार की समानता। कितने प्रकार की समानता? यानी क्षमता। कितने प्रकार की क्षमता का उल्लेख किया गया है? 2 प्रकार की क्षमता का उल्लेख किया गया है। ये जरूर याद रखेंगे। प्रतिष्ठा की और अवसर की क्षमता। ये जरूर याद रखेंगे। किसकी क्षमता? नेक्स्ट, प्रतिष्ठा और अवसर। अवसर की स्वतंत्रता का उल्लेख किया, क्षमता का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार की क्षमता का उल्लेख किया गया है? यानी क्षमता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। एक प्रतिष्ठा और दूसरा कौन सा है? आपका अवसर की क्षमता। न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। प्रस्तावना में लोग, व्यक्ति और नागरिक तीनों शब्दों का उल्लेख मिलता है और 2 बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया। प्रस्तावना हमने किस देश के संविधान से ली है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। और प्रस्तावना का प्रथम वाक्य हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो जरूर याद रखेंगे, प्रथम वाक्य हम भारत के लोग हमने यूएसए से लिया है। ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप याद कीजिए, हरियाणा से संबंध रखने वाले, नेक्स्ट, ठाकुर। ठाकुर भार्गव दास। ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना को क्या कहा? इन्होंने प्रस्तावना को कहा था संविधान की आत्मा। क्या कहा? संविधान की आत्मा। ये जरूर याद रखेंगे, इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है प्रस्तावना को। ये जरूर याद रखेंगे। क्या कहा था? संविधान की आत्मा, संविधान का आभूषण और संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग ठाकुर भार्गव दास ने कहा था प्रस्तावना का। ये जरूर याद रखेंगे। अगर दूसरे विशेष व्यक्ति की हम बात करें तो दूसरा विशेष व्यक्ति है, जरूर याद रखेंगे, के एम मुंशी।
के.एम. मुंशी ने क्या कहा है प्रस्तावना को? संविधान की कुंजी कहा है। क्या कहा है? संविधान की कुंजी। ये जरूर याद रखेंगे। इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की कुंजी। और उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है प्रस्तावना को। ये जरूर याद रखेंगे। प्रियम्बल सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे, ये जरूर याद रखेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव समिति का गठन किया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे? उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भारतीय संविधान की उद्देशिका तैयार की। उद्देशिका प्रियम्बल यानी प्रस्तावना कहलाई। संविधान सभा के सामने प्रस्तुत की गई। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार की थी। 17 अक्टूबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना लागू हो गई थी। मगर बेरूवारी बाद के बाद कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती के बाद कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संसद संशोधन भी कर सकती है। तो संसद ने 3 नाम जोड़े थे, ये जरूर याद रखेंगे। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जरूर याद रखेंगे। प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से ली है और प्रस्तावना का प्रथम वाक्य यूएसए से लिया है। इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, ये जरूर याद रखेंगे। 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता है, ये जरूर याद रखेंगे। अगर यहां से प्रश्न बन जाए, ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना को संविधान का आभूषण कहा है, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कहा है, ये जरूर याद रखेंगे। तो के.एम. मुंशी ने संविधान की कुंजी कहा है प्रस्तावना को, ये जरूर याद रखेंगे। अगर यहां से कोई प्रश्न बन जाए तो चलिए, धीरे धीरे समय निकलता रहा, भारत अपनी स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था। तो आप याद कीजिए 2 फरवरी। नेक्स्ट, एग्जामिनर हमसे पूछता है काफी बार, 20 फरवरी एग्जामिनर हमें काफी बार पूछता है ये क्लीमेंट एटली का स्पीच, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, क्लीमेंट एटली कौन थे? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली थे जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय प्रधानमंत्री। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में डेट क्या है जरूर याद रखेंगे, 20 फरवरी। 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि हम भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने कहा, क्या कहा कि 30 तारीख याद रखेंगे, 30 जून, कौन सा महीना है? 30 जून 1948 से पहले, 30 जून 1948 से पहले हम भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। हम भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सौंप देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। और क्लीमेंट एटली ने ही नेक्स्ट अंतिम वायसराय के रूप में भारत भेजा था। किसे भेजा था? अंतिम वायसराय के रूप में भारत भेजा था लॉर्ड माउंटबेटन, ये जरूर याद रखेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत में अंतिम वायसराय के रूप में आए थे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, कब इन्हें लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था? तो जरूर याद रखेंगे 24 मार्च 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक इन्होंने अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया था, ये जरूर याद रखेंगे। 24 मार्च को ये व्यक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स ने इसे अंतिम वायसराय के रूप में भेजा था लॉर्ड माउंटबेटन को, ये जरूर याद रखेंगे। अति महत्वपूर्ण व्यक्ति है और इसी लॉर्ड माउंटबेटन ने ही एक प्रस्ताव रखा जिसे हम बोलते हैं माउंटबेटन योजना। क्या बोलते हैं हम? माउंटबेटन योजना। अब माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? तो जरूर याद रखेंगे, माउंटबेटन योजना, बाल्कन योजना,
एक मिनट भैया, थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा। बालकन योजना 3 जून योजना, इसके नाम है, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? माउंट बेटन योजना बोलते हैं, बालकन योजना बोलते हैं और 3 जून योजना बोलते हैं। ये योजना कब प्रस्तुत की गई है? ये प्रस्तुत की गई है 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई है। और इस योजना के तहत क्या हुआ था? इस योजना के तहत हुआ था भारत का विभाजन। भारत का विभाजन तय हो गया था, ये जरूर याद रखेंगे। भारत का विभाजन तय हुआ था इसी योजना के तहत। तो जरूर याद रखेंगे, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है और भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? माउंटबेटन योजना भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? बालकन योजना भी बोलते हैं। बालकन योजना, इसको हम क्या बोलते हैं? 3 जून योजना भी बोलते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। 3 जून को ये प्रस्तुत की गई थी और इसी के तहत भारत का विभाजन निश्चित हुआ था, ये जरूर याद रखेंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स की एक और बात अगर मैं बताऊंगा आपको तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, क्लीमेंट एटली का नाम हम बार बार पढ़ रहे हैं कल से। क्लीमेंट एटली का नाम हम बार बार पढ़ रहे हैं कल से, तो आप याद कर लीजिए वो अति महत्वपूर्ण डेट। कौन सी डेट? 4 जुलाई, जिस डेट का इंतजार करते करते लाखों शहीद हो चुके थे। 4 जुलाई 1947 को मेरे दोस्तों क्लीमेंट एटली ने क्या प्रस्तुत कर दिया? एक नियम। एटली ने एक अधिनियम प्रस्तुत कर दिया हाउस ऑफ कॉमन्स में। किसमें? तो जरूर याद रखेंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत कर दिया। और वो कौन सा नियम था? तो वो नियम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय, जरूर याद रखेंगे, स्वतंत्रता अधिनियम। मेरे दोस्तों, इस अधिनियम को नेक्स्ट देखने के लिए पता नहीं कितने हमारे जवान शहीद हो गए, कितने भारत माँ के लाल चले गए थे। ये जो एक्ट प्रस्तुत किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये कब प्रस्तुत किया गया था? तो हाउस ऑफ कॉमन्स में क्लीमेंट एटली ने इसे प्रस्तुत किया था मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। कब? 4 जुलाई, 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। और हाउस ऑफ कॉमन्स ने इसे पास कब किया था? तो जरूर याद रखेंगे, इसे पास यानी पारित किया था 18 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया था। दोस्तों, पता नहीं भारत माँ ने कितने लाल खोए हैं इस एक्ट के लिए। भारत को स्वतंत्रता मिली किस अधिनियम के तहत? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। नेक्स्ट, क्लीमेंट एटली जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री है, उन्होंने ये एक्ट प्रस्तुत किया है 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में और इसे पास किया गया 18 जुलाई को। और आप याद रखेंगे 15 अगस्त 1947 को भारत को वो राहत मिली जिसे स्वर्णमयी अक्षरों में लिखा गया, भारत की स्वतंत्रता। दोस्तों, कुछ विशेष प्रश्न, भारत का विभाजन जरूर हुआ था इस दिन, मगर कुछ विशेष प्रश्न बन जाते हैं। जब जब हमें स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन के राजा कौन थे? ऐसा प्रश्न बन सकता है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम तो हम बार बार पढ़ रहे हैं। उस समय जो ब्रिटेन के राजा थे उनका नाम था जॉर्ज 6, आप याद रखेंगे। और ब्रिटेन के ग्रेट प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। एटली क्या थे? उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। जो किस पार्टी से संबंध रखते? पिछली कक्षा में मैंने बताया था। नेक्स्ट, लेबर पार्टी से संबंध रखते थे। किस पार्टी से संबंध रखते? लेबर पार्टी से, ये जरूर याद रखेंगे। दूसरा बड़ा प्रश्न अगर आपके एग्जाम में बन जाए तो ये जरूर याद रखेंगे, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के कोई गवर्नर जनरल बने तो ये वही गवर्नर जनरल थे जो अंतिम वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए आए थे, ये जरूर याद रखेंगे आप। अंतिम वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए आए थे। तो भारत के कोई गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल बने वो बने थे, आप जरूर याद रखेंगे, नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ये जरूर याद रखेंगे। डेट क्या है? डेट लिख रहा हूं मैं, जरूर याद रखेंगे। 15 अगस्त 1947 से लेकर 21 जून
1948 तक ये स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, पहले गवर्नर जनरल। ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति है जिसका नाम है, जरूर याद रखेंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। राजगोपालाचार्य अंतरिम सरकार का सदस्य है, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। जो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य है, जरूर याद रखेंगे, 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा है। और एकमात्र भारतीय व्यक्ति है जो गवर्नर जनरल रहा है, कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ये जरूर याद रखेंगे आप, एकमात्र गवर्नर जनरल। मगर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो जरूर याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन ने कार्य कब से कब तक किया है? 15 अगस्त 1947 से लेकर 21 जून 1948 तक इन्होंने कार्य किया था। और हमारे देश का जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर बना, जो पहला प्रधानमंत्री बना, वो प्रधानमंत्री बना था दोस्तों, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जरूर याद रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। 1947 से लेकर 1964 तक उन्होंने कार्य किया था। अगर मैं डेट लिखूं तो आप सभी को पता भी है, डेट भी याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट, कब से कब तक? जरूर याद रखेंगे, 15 अगस्त 1947 से लेकर ये ग्रेट पर्सनैलिटी जब तक इनका निधन हुआ 27 मई 1964 तक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे थे, जो प्रधानमंत्री के रूप में आज भी इनका सबसे लंबा कार्यकाल है। ये एकमात्र वो प्रधानमंत्री भी है जिसे पद की शपथ किसी अंग्रेज ने दिलवाई है मेरे दोस्तों, पद की शपथ किसी अंग्रेज ने दिलवाई है। ये जरूर याद रखेंगे। भारत का विभाजन हुआ, और भारत का जो विभाजन हुआ तो विभाजन होकर एक नया देश बन गया भारत से। 14 अगस्त को ये देश आजाद हुआ था, जब जिसे हम पाकिस्तान के नाम से संबोधित करते हैं। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल जो बना था, जरूर याद रखेंगे, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बना था। नेक्स्ट, उनका नाम था ग्रेट पर्सनैलिटी मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम याद रखेंगे आप? मोहम्मद अली जिन्ना। ये जरूर याद रखेंगे आप, मोहम्मद अली जिन्ना क्या बने भाई? प्राइम मिनिस्टर बने थे, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। यहां से प्रश्न हमारा बन जाता है, जरूर याद रखेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना। ये जरूर याद रखेंगे। और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे, तो जरूर याद रखेंगे, पहले प्रधानमंत्री ये वही व्यक्ति है जो वित्त मंत्री रहा है अंतरिम सरकार में, जिसका नाम है लियाकत अली खान। तो लियाकत अली खान, हरियाणा जीके वाले जो बच्चे मेरे को देख रहे हैं, एचएसएससी वाले बच्चे जो मेरे को देख रहे हैं, वो जानते हैं एक पर्सन कि 1 अक्टूबर 1895 इनका जो जन्म हुआ था वो हमारे हरियाणा के किस जिले में हुआ था? ये जरूर याद रखेंगे, करनाल में हुआ था। इस तरह का प्रश्न बन जाता है। बेनजीर भुट्टो के पिताजी जुल्फिकार भुट्टो, इनका भी जन्म हरियाणा प्रांत में हुआ था विभाजन से पहले, ये जरूर याद रखेंगे। और लियाकत अली खान का भी जन्म हरियाणा में हुआ था विभाजन से पहले, तो जरूर याद रखेंगे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के वक्त की ये कहानी है, और ये प्रश्न हमारे एग्जाम में बन जाते हैं दोस्तों। तो संविधान सभा की ये दूसरी क्लास में आज लेके आया, और जहां तक मेरा विचार है, यहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। चलो, तो आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया दोस्तों, आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे। और मेरे को लगता है इसकी एक क्लास हमें और बनानी पड़ेगी, तीसरी। तो 3 क्लासों में ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं संविधान सभा की बातें। नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी जो ये मेहनत है जरूर आपको पसंद आ रही होगी। तो नमस्कार दोस्तों।